हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आप सभी को अरविंद लेट्स इंस्पायर पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण था, उसी के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। जो टीचर बहाली का जो ये 7 फेज जो है उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा क्या किया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो आइए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या करते हैं जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये आधुनिक भारत में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना होता है। आधुनिक भारत में क्या होता है पढ़ना होता है। तो कुछ आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट ईस्वियों के बारे में क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देख ले तो 1498 जो कि पुर्तगाली जो है ना क्या किए थे, भारत आए थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ना आकर के क्या किया था, समुद्री मार्ग का क्या किया था, खोज किया, जिसके कारण जो है ना व्यापारिक करने में क्या हो, बिल्कुल आसानी हो। 1600 ईस्वी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना क्या होता है, भारत में इसका क्या होता है, आगमन होता है। 1757 जो कि पलासी का युद्ध, 1757 जो कि पलासी का युद्ध होता है, किसके बीच होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध के क्या करते हैं, जीत जाते हैं। 1764 बक्सर का युद्ध, जिसमें हेक्टर मोनरो अंग्रेजों की तरफ से और शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और क्या होता है, मीर कासिम, ये तीनों मिलकर क्या होता है, युद्ध करते हैं, जिसमें ये तीनों जो है ना शासक क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और हेक्टर मोनरो क्या हो जाता है, जीत जाते हैं। अगला है 1857 सिपाही विद्रोह। इसी सिपाही विद्रोह को बीडी सावरकर ने क्या किया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जो सिपाहियों के द्वारा क्या किया गया था, ये विद्रोह किया गया था। अगला 1858 की बात करें तो 1858 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता, अंत होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता, अंत, और अंत होने के बाद में क्या होता है, 1858 के पश्चात ये लोग जो है ना भारत में राजनीति करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अगला 1885 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होता, स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ह्यूम के द्वारा किया गया, जो कि वो क्या थे, आईसीएस थे, जिसको वर्तमान में आईएएस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता उस पद को। अगला 1947, तो 1947 में क्या होता, भारत क्या होता, स्वतंत्र होता है। भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो हम लोग ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो पढ़ना है, ये 1885 से लेकर के 1947 तक में क्या करना, पढ़ना है। ऐसे बक्सर का युद्ध हो गया, पलासी का युद्ध हो गया, सिपाही विद्रोह, इसको हम लोग अलग से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वही 1885 से लेकर के 1947 तक क्या क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। सबसे पहले जान ले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है।
प्रथम चरण जो 1885 से लेकर के 1905 तक चलता है, जिसको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो चरण होता है 1905 से लेकर के 1920 तक चलता है। 1905 से लेकर के 1920 तक चलता है, ये दूसरा चरण होता है, द्वितीय चरण। इसको उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है तीसरा चरण, जो कि 1920 से लेकर के 1947 तक क्या होता है, चलता है। तृतीय चरण 1920 से लेकर के 1900 कब तक, तो 1947 तक क्या होता है, चलता है। इसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी युग के नाम से क्या किया जाता है, ये जाना जाता है। तो ये 3 चरणों को हम लोग अलग अलग चरणों में क्या करेंगे, इसको जो है ना पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग को पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पृष्ठभूमि को क्या करेंगे, जानेंगे हम लोग। पृष्ठभूमि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैकग्राउंड। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले उस समय ब्रिटिशों का शासन था। जो ब्रिटिशों का शासन था, तो अलग अलग जो है ना नियम कानून क्या करते थे, लाते थे, जो भारतीय के लिए बिल्कुल क्या था, वो असंतोषजनक था। उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं होता था। और जो ब्रिटिश सिर्फ अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए क्या करते थे, नियमों को क्या करते थे, लाते थे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और भू राजस्व के बारे में जाने, तो भू राजस्व के बारे में उन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरीके से क्या करता था, वो लोग जो है टैक्स क्या करते थे, वसूलते थे। भू राजस्व पहला महलबारी। महलबारी का जो अर्थ होता है, तो हम लोग थोड़ा सा भू राजस्व के बारे में जान लें। भू राजस्व, इसमें पहला होता महलबारी, महलबारी व्यवस्था। दूसरा होता था रैयतवारी। तीसरा होता था जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था। तो तीनों के तीनों जो है ना, ये भू राजस्व जो है ना क्या किया जाता था, भू राजस्व से जो है ना क्या किया जाता, ये वसूला जाता था। जिसमें महलबारी की बात अगर कर ले, तो महलबारी का जो अर्थ होता है, गांव होता है, जिसमें ब्रिटिश जो हुआ करते थे, एक गांव में जो है एक व्यक्ति को क्या करते थे, चुन लेते। जैसे समझ ले मुखिया, मुखिया को चुन लेते थे। वो मुखिया जो होता था, सारे गांवों से जो है ना क्या करता था, टैक्स को वसूलता था। और टैक्स को वसूल करके क्या करते, अंग्रेजों तक क्या करता था, पहुंचाता था। और वो टैक्स किसका, तो उस समय जो नहर वगैरह जो खुदाया जाता था, उसको जो है ना सिंचाई वगैरह, जो फसल का जो सिंचाई होता था, उसका क्या करता था, अंग्रेजों उसका जो है ना टैक्स लेता था। रैयतवाड़ी की अगर जान ले, तो रैयतवाड़ी जो हुआ करता था, उसमें किसान, इसका अर्थ किसान, किसान जो है डायरेक्टली क्या करते थे, जाकर के क्या करते थे, वो किसान डायरेक्टली जाकर के अंग्रेजों को क्या करते थे, कर देते थे। अगला होता था जमींदार। तो जमींदार जो होता था, किसानों से कर लेकर के, एक जमींदार होता था जो किसानों से क्या करता, कर लेता था, कुछ अपने लगता था, अपने रखने के बाद में क्या करता, जो बचता था ब्रिटिश को क्या करते के जाकर के दे देता था। तो ये 3 व्यवस्था था। ये तीनों व्यवस्था से जो है ना क्या हो जाते थे, भारतीय लोग काफी परेशान थे। अकाल करने के पश्चात भी सुखाड़ पड़ जाता था। सुखाड़ पड़ने के पश्चात भी क्या करते थे, अंग्रेज जो है ना क्या करते थे, टैक्स लेते थे। और भारतीय लोग जो है ना काफी क्या था, किसान परेशान थे। अन्य अन्य जगह जब गए पढ़ाई करने के लिए, तो उनको जो है मौलिक अधिकार प्राप्त था वहां के लोगों को, लेकिन भारतीय लोगों को यहाँ पे कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अपना जो है ना उपनिवेश बना करके क्या किया, तो उन्होंने रखा था। अब उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, तो कोई दूसरा देश आकर के भारत पे क्या करता है, शासन करता है,
उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। ये वो तो औपनिवेशिक। तो औपनिवेशी क्या होता है, कोई दूसरा देश किसी देश में जाकर के सारे संसाधनों पर क्या कर ले, अधिकार कर ले, वो औपनिवेश कहलाता है। तो ऐसे जो है ना शिक्षित वर्ग के लोग, जब शिक्षित वर्ग के लोगों का क्या होता है, उदय होता है, तो उदय होने के बाद पश्चात जो होता है क्या होता है, अंग्रेजों का विरोध होना क्या हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है। सभी लोग जो है ना संगठन बनाता है, अंग्रेजों का क्या करता है, विरोध करना शुरू कर देता है। ये विरोध करना कब से शुरू करता है, तो लॉर्ड लिटन जो थे उनके शासन कुछ ऐसे दमनकारी नीति लाते हैं जिसके कारण जो है ना सारे के सारे भारतीय क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और उनका विरोध करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। 1599 में क्या होता है, कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज, तो इन टू द वेस्ट इंडीज। वर्तमान में जो है ना कंपनी जो है इसका नाम क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम जो है ना कहाँ से लिया जाता है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, उस 1833 के चार्टर एक्ट से क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया जाता है, नाम लिया जाता है। और उसको जो है ना द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रख दिया जाता है। अगला, जब ये कंपनी की स्थापना हो जाती है, कंपनी आ जाती है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार क्या करती है, दे देती है। सिर्फ कितने वर्षों के लिए उस समय, तो 15 वर्षों के लिए जो है ना पूर्वी देशों के साथ में क्या करती है, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो 15 वर्षों के लिए क्या करती है, वो पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की क्या करती है, एक अधिकार दे देती है। उसके पश्चात यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार, जो कि 1935 अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है कि लोग जो है ना क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी यहाँ पे जो है ना पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यातायात का साधन की बात करें, यातायात तो यातायात उस समय जो है ना एक कनेक्टिविटी का क्या था, साधन बन गया। जैसे भारत में जो है ना रेलवे की जो शुरुआत होता है 1853 में जो रेलवे की शुरुआत, वो पूरे भारत को जो है ना कनेक्टिविटी का क्या होता है, साधन बन जाता है। क्योंकि लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो जो है ना लोग आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे यहाँ के बाद, जब वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद यहाँ आएंगे, तो लोग जब जुड़ेंगे आपस में, बात जब क्या होगा, ये फैलेगी, तो सभी लोग जो है ना सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित होकर कोई भी कार्य होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए करके वो आंदोलन करेंगे, चाहे लड़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देख ले तो यहाँ पे रेलवे की जो शुरुआत होती है, वो कनेक्टिविटी का क्या होता है, एक साधन बन जाता है। भारत में पहला राजनीतिक संगठन भारत में पहला जो राजनीतिक संगठन होता है, जिसका नाम होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना जो होता है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में क्या होता है, इसकी लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या होता है, तो 1938 में क्या किया जाता है, इसकी स्थापना किया जाता है।
किसके द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है? तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा क्या किया जाता है? इनकी स्थापना किया जाता है। इसको अन्य जो सदस्य होते हैं कालीकृष्णन राधाकांत और जो है ना प्रसन्न कुमार टैगोर जो है ना क्या होते हैं? इसके जो है ना अन्य सदस्य होते हैं। अब हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था इसकी स्थापना? तो स्थापना जब हुआ था गोकुल दास संस्कृत कॉलेज मुंबई, जिसको बम्बई के नाम से जाना जाता है, पहले जाना जाता था गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई, जिसको बम्बई के नाम से जाना जाता था पहले। तो यहीं पे क्या होता है? कांग्रेस की स्थापना होता है। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ह्यूम जो है ना क्या किया था? उस कांग्रेस की स्थापना किया था। पहले कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उसका नाम क्या था? पहले का जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है ना पहले कांग्रेस का नाम था, लेकिन बाद में जो है ना क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना क्या कर नाम बदल के रख दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर दिया? इसका नाम रख दिया जाता है। ये कांग्रेस जो शब्द है, ये कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ होता है? कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है संस्था। ये शब्द सबसे पहले कहां से प्रेरित था? तो यूएसए से प्रेरित था। ये शब्द कहां से? तो यूएसए से क्या था? ये शब्द प्रेरित था कांग्रेस। और ये कहां से शब्द मिला था? तो एक हिंदू पेपर था, हिंदू न्यूज़पेपर था। उसी न्यूज़पेपर से क्या मिला था? ये शब्द जो है ना मिला था। कब? तो 5 दिसंबर 1885 को क्या मिला था? ये शब्द मिला था। इस शब्द का सबसे पहले जो है ना कांग्रेस शब्द का जो है ना सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का प्रयोग किया, और जो है इस शब्द का प्रयोग करके जो है ना संघ के जगह पे क्या करते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करते थे? शब्द का कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। तो आप लोग को याद रखना होगा ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ उसका प्राचीन नाम क्या था या पहले का नाम क्या था? तब भारतीय राष्ट्रीय संघ। उस कांग्रेस शब्द का नाम किसने जोड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? कांग्रेस शब्द का नाम जो है ना जोड़ा था उन्होंने। और वो शब्द कहाँ से मिला था? तो द हिंदू जो है ना न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर से कब? तो 5 दिसंबर 1885 को शब्द मिला था ये, और तब जाके क्या कर दिया जाता है? उस शब्द को जोड़ दिया जाता है। हम लोग कुछ अब थोड़ा सा ए.ओ. ह्यूम के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे, जो कि ए.ओ. ह्यूम एक का जो जीवनी है, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी जो है ना किसने प्रकाशित किया, कब किया गया, वो क्या थे, उसके बारे में अगले वीडियो में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें।